जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले हमने नेवी एसएसआर का जो साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग साथ में अपन ने कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किए थे। पहला प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड तैयार करेंगे, ठीक है। यह सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है आज अपन करने की कोशिश करेंगे और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवाईक्यूज यानी जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उसी के आधार पर अपन ने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर जरूर करना है मेरे भाई, सभी लोगों तक पहुंचाना है। और वेल मेंटेन ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं तो कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। देखो कहीं भी आपको ना हाइड्रो वर्ड लिखा मिले, इट मीन्स इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात समझो। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक का मतलब होता है पानी से डरना, फियर फ्रॉम वाटर। हाइड्रोफोबिया का अगर जनरली तौर पे आप वर्ड समझोगे तो इसका मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर, फियर फ्रॉम वाटर, पानी से डर लगना। और पानी से डर कब लगता है, एक डिसीज़ मैंने लिखवाई हुई थी, कौन सी, रेबीज़। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई हुई थी तब मैंने आपको रेबीज़ के बारे में बताया था। एक बीमारी होती है रेबीज़ जो रेबीज वायरस से फैलती है। किससे होती है, रेबीज़ वायरस से। और ये एक प्रकार की वायरल डिसीज़ है यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। और स्पेशली अगर इसका वेक्टर भी कभी कभी पूछा जाता है कि सर वाहक कौन है, इस बीमारी को फैलाता कौन है, तो एक तो डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, है ना। कौन कौन है, देखो अपन जनरली तौर पे बोलते हैं ना कुत्ते के काटने से होता है, सर डॉग हो गया, मंकी हो गया, सर कैट हो गया। और जितने भी रेबिट एनिमल का मतलब होता है पागल जानवर, रेबिट एनिमल इट मीन्स पागल जानवर, उनके सलाइवा के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में कभी कभी ये भी लिखा आता है एक्सेस सलाइवेशन। क्या लिखा होता है बच्चे, एक्सेस सलाइवेशन। एक्सेस सलाइवेशन का मतलब समझो अधिक लार आना। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया और उसका सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो एक्सेस सलाइवेशन से शुरू होता है वो सिम्टम्स और लास्ट में 100% फैटल रेट पे खत्म होता है। यानी कि अगर किसी को इसका असर दिख गया ना तो 100% मृत्यु दर होती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले वाले का आप आंसर जल्दी से बताइए भैया, कोई भी गलती नहीं करेगा। हाइड्रोफोबिया किससे फैलता है, सर वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो एंथोफोबिया, एंथो इट मीन्स फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं। इट मीन्स ये किसकी स्टडी के लिए बोला गया है या किसके लिए बोला गया है, फ्लावर के लिए बोला गया है। फोबिया का मतलब होता है कि फियर यानी कि डर। क्या होता है, डर। तो डेफिनेटली जो एंथोफोबिया होता है इज फियर ऑफ द फॉलोइंग। एंथोफोबिया में किसका डर रहता है भैया, किसका डर रहेगा, बॉस यानी मालिक का बिल्कुल नहीं, आग का बिल्कुल नहीं, सर डॉग से तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच रहा था, कौन सा ऑप्शन बच रहा था, सर ऑप्शन नंबर बच रहा था सी वाला। बताइए कहाँ दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। द डिसीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेन इज। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है। देखो बेटा एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है एक आउटर लेयर जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रेनियम, क्या नाम देते हैं, क्रेनियम। और इसी क्रेनियम के अंदर होता है ब्रेन। क्रेनियम जो ब्रेन होता है, मान लीजिए आप ऐसे समझ लो कि ये हो गया ब्रेन, ये क्या हो गया दोस्त, ब्रेन हो गया। अच्छा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है क्रेनियम यानी खोपड़ी का। खोपड़ी के नीचे अगर आप देखोगे तो ब्रेन के ऊपर ना एक लेयर है, एक ये लेयर है। इस लेयर को अपन लोग बोलते हैं मेनिंजस। इस लेयर का नाम होता है मेनिंजस। कौन सी लेयर होगी, मेनिंजस। हालांकि मेनिंजस के अंदर भी छोटी छोटी 3 लेयर हैं। मेनिंजस के अंदर भी छोटी छोटी कौन सी है, 3 लेयर हैं। कौन सी है, पहला है ड्यूरामेटर, दूसरी है साहब पायामेटर, दूसरी है पायामेटर, और तीसरे अगर बच्चे बात करें तो तीसरी होती है अरेक्नोइड मेटर। तीसरी कौन सी होती है, अरेक्नोइड मेटर। ये छोटी छोटी लेयर हैं, किसकी लेयर है, मेनिंजस की। मेनिंजस एक बड़ी परत है जो ब्रेन के ऊपर है, ये है ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी होता है यानी कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी होता है, बट मैं ब्रेन की बता रहा हूँ। ब्रेन के ऊपर एक लेयर है मेनिंजस। मेनिंजस भी 3 छोटी छोटी लेयर से बना है। इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इन लेयर के बीच में, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। मस्तिष्क का एक द्रवीय पदार्थ जिसको कहा जाता है, जो कभी भी आपको जैसे ऐसे ठोकर लगती है तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेन पर लगती है, इस ठोकर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है CSF। सही है मेरी बात। तो अब आप समझो कि कभी अगर इस मेनिंजस में स्वेलिंग आ जाए, कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ और इस लेयर में अगर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सी बीमारी हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। और किसी भी बोर्ड में आइटिस अगर पीछे लिखा हुआ मिले ना तो समझ जाइएगा कि उस बीमारी में डेफिनेटली सूजन से संबंधित समस्याएं हैं, यानी कि सूजन होगी ही होगी। सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग दीज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, किसके पास कार्बन होता है। अब आप समझिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साहब। अगर मैं टिन की बात करूं जिसका सिंबल एसएन होता है, टिन का सिंबल क्या हो जाएगा, एसएन हो जाएगा। तो सर इसमें तो कार्बन कहीं नहीं दिखा। सर सिल्वर यानी चांदी, चांदी में बिल्कुल कार्बन नहीं होता। सर आयरन यानी Fe में भी आयरन नहीं होता। तो बचा कार्बन किस में था, लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, कोयले का एक टाइप है ना। टाइप्स ऑफ कोल जब आप पढ़ोगे, कोयले के प्रकार पढ़ोगे, तो आप वहाँ पर बिटुमिनस पढ़ोगे, लिग्नाइट पढ़ोगे, तो कोयले के टाइप में आता है ये लिग्नाइट। तो इसमें डेफिनेटली कार्बन प्रेजेंट होगा। अरे हाँ कि नहीं, हाँ। लेकिन यहाँ से सुनो, अगर मैं इस आयरन में क्या मिला दूँ, जल्दी से बताओ क्या मिला दूँ, जल्दी से कार्बन के अंदर अगर ये आयरन मिला दूं, आयरन और कार्बन को आपस में मिला दूं तो स्टील बन जाता है। ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे भी, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो टोटल इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो लिग्नाइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव ब्लड की पीएच वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। आप ये समझिए कि ये छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेता है। सर इसका जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान होता है लगभग 7.4 के करीब करीब। कितना, 7.4 के करीब करीब। ऑप्शन किस में दिख रहा था सर, ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन ब्लड से इतना ही थोड़ी, हमारे बॉडी में ब्लड मेल में अगर पूछा जाए कि सर मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और सर अगर वही बात मैं फीमेल की करूं कि फीमेल में कितना होता है, तो दोस्त याद रखिएगा 4 से 5 लीटर। सर ब्लड किस कलर का होता है, अगर कलर पूछ लेता है तो आपको बोला है रेड। किसके कारण होता है, हमारे खून में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है मेरे दोस्त, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तो कभी पूछ ले कि भाई ये बताओ आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया कमी। कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। आगे चलते हैं सर, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून कैसा है, लाल है। बताइए ब्लड बनता कहाँ है, अगर ब्लड की बात करें तो सुनिए, अगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो उसका ब्लड बनेगा लीवर में, यानी कि यकृत में। कहाँ बनेगा दोस्त, यकृत में। लेकिन अगर वो अडल्ट है, क्या है, अडल्ट है, तो डेफिनेटली है बोन मैरो में, हड्डियों के बीच में पाई जाती है बोन मैरो। तो आप जनरली तौर पर इसको अस्थि मज्जा बोल देते हैं हिंदी में। मैं आपकी लैंग्वेज के लिए बता देता हूँ, आप ऐसे समझ लो हड्डियों के बीच में एक लिक्विड पदार्थ है, वहां से बनता है ब्लड। तो सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि हमारा खून ही हड्डियों के ठीक बीच में बन रहा है। ये हमारा है, छोटे बच्चों का या न्यूली बोर्न बेबी जो नवजात शिशु होते हैं उनका लीवर में बनता है, समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैलिक एसिड प्रेजेंट इन। मैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं एप्पल में। कहाँ पर, एप्पल में। ये बात आपको याद रखना है। इनके अलावा भी कभी कभी देखो पूछा जाता है कि टी का, टी यानी कि चाय, चाय में कौन सा एसिड होता है मेरे भाई, टैनिक एसिड। कौन सा होगा, टैनिक एसिड होगा। अरे मेरे भाई कौन सा एसिड होगा, टैनिक एसिड होगा। यूरिन में पूछे, मूत्र में पूछे कि मूत्र में कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड। कौन सा होगा, यूरिक एसिड होगा, यानी कि डेफिनेटली है कौन सा, यूरिक अम्ल होगा। तो ये भी दो अच्छे से याद रखे ना, ये भी पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनाते हैं। तो किस में कौन सा एसिड होता है ये जरूर याद रखे ना, किस में कितना पीएच मान भी होता है ये भी आपको रखना ही पड़ेगा याद। अगला क्वेश्चन देखो, मलेरिया पैरासाइट एंड अमोइबा ग्रुप्ड अंडर। देखो जो मलेरिया है ना बेटा, ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है। कैसी डिसीज है, प्रोटोजोअल डिसीज है। किससे होती है, प्रोटोजोआ से। सर इसका पैथोजन का नाम बता दीजिए, होती किससे है। सर पैथोजन का मतलब होता है हिंदी में रोगजनक। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका रोगजनक क्या है मलेरिया, आपको बोलना है प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। अच्छा प्लाज्मोडियम में भी हिंदी में आप ऐसे लिख लो, प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम तो हो गया भैया, इसके बाद आगे लिखा होता है स्पीसीज। स्पीसीज में सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज आपको करती है मलेरिया, बाइवैक्स। कौन सी करती है, बाइवैक्स। तो अगर कभी पूछ ले कि सर मलेरिया किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। सर फैलाता कौन है, मॉस्किटो, यानी कि फीमेल मॉस्किटो फैलाता है, ये भी याद रखना है। मलेरिया की दवा पूछी जाती है कोनेन ड्रग। क्या पूछी जाती है साहब, दवा कोनेन होती है। कौन सी होगी दोस्त, कोनेन होगी, ये बात ध्यान रखना। और कोनेन कहाँ से निकाली जाती है, सिनकोना पौधे के छाल से। कहाँ से निकाली जाएगी, सिनकोना पौधे की छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से। ये बात ध्यान से रखना। इंग्लिश में बोला जाता है बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। इज दैट क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप, इनमें से किसका एक फिक्स शेप नहीं होता है, मुझे बताओ। क्या पैरामीशियम का फिक्स शेप होता है? हाँ जी सर होता है। किस आकार का होता है सर? स्लीपर आकार का। किस आकार का होता है? स्लीपर, यानी कभी कभी हिंदी में चप्पल लिखाता है कि चप्पल लुमा कौन होता है? पैरामीशियम होता है सर। यूग्लिना का भी होता है, ट्रिपनोसोमा का भी होता है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा पढ़ाया जाता है कि भैया अमीबा सिंगल यूनिसेल्युलर है, यानी कि ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मतलब ये पूरा अमीबा ही एक सेल का बना है, एक कोशिकीय होता है। और अगर कोई भी चीज एक कोशिकीय है तो डेफिनेटली है उसका शेप फिक्स नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष, ये धारण कर लेती हैं, बात ही खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो इनमें से कौन सी धातु का जोड़ा हीट यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा बहती है। तो एक बात बताओ, अगर इसके साथ साथ आपसे इलेक्ट्रिसिटी भी पूछ लेता कि भैया कौन सा ऐसा मेटल का जोड़ा है या कौन सी ऐसी धातु है जिसमें सबसे ज्यादा तेज करंट भी फ्लो होता है और ऊष्मा भी फ्लो होती है, तो देखो सबसे ज्यादा तो सिल्वर में, देन कॉपर में। तो भैया अपना पहला ही आंसर एकदम परफेक्ट था, है ना। समझो मेरी बात को, जब अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीजें आती है कि जो सिल्वर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन बहुत तेजी से होता है। तो भैया इसमें करंट का फ्लो भी कैसा होगा? तेजी से होगा, सिंपल सी बात है। कॉपर में इससे थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम अपने घरों में चांदी का तो तार नहीं लगवा सकते, कॉपर का तो लगवा ही सकते हैं। इसके बाद भी अगर पूछे तो एल्यूमिनियम आपको लगा देना। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू नॉट फिजिकल और केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस मामले में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, दोनों परिवर्तन पूछा है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। आप ऐसे समझ लो कि दूध से दही बनाना केमिकल चेंजेस है, क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, लेकिन दही से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते क्योंकि परमानेंट बन गया है दही। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है परमानेंट होती है, और दोबारा से आप पहले जैसे प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनाया तो क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं है। तो ये है केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि भाई दूध से दही जब बना तो केमिकल फॉर्मूला भी तो चेंज हुआ। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? टेम्परेरी होती है। जैसे मैं बोलूँ मिट्टी से मैंने ईंट बनाई, ईंट से मैं वापस मिट्टी बना लूंगा, तो ये फिजिकल चेंजेस है। तो फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है, टेम्परेरी होती है, और इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल में जस्ट उल्टा होता है। तो आ जाओ भाई, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों में आती है। देखो जब तक कैंडल पिघल रही थी, जब तक कैंडल पिघल रही थी, जब मतलब जो मोम होता है ना, वैक्स, जब वो पिघल रहा था तब तक तो बेटा कौन सा था? फिजिकल चेंजेस, क्योंकि शेप भी बिगड़ा। मोम पिघल रही है, मोम से दोबारा मोमबत्ती भी बना सकते हैं। लेकिन 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 उसके बीच में जो धागा होता है ना, धागा जब जल रहा होता है तो वो केमिकल चेंजेस है। राख से दोबारा धागा थोड़ी बना लोगे, और उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग लिखा हो, डाइजेशन लिखा हो, फोटोसिंथेसिस लिखा हो, क्लॉटिंग लिखा हो, ये सब कुछ केमिकल चेंजेस में आते हैं। हाँ जी भैया, चले नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। देखो मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब होता है किस धातु को पीट पीट के चादर के फॉर्म में पतली चादर बना सकते हैं बहुत बड़ी, और पतला तार बना सकते हैं। तो भैया सोना ही है। 24 कैरेट का सोना लो, खूब पटक पटक के चादर बनाओ और खूब लंबा तार भी बना सकते हो। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा आपका? AU, यानी कि गोल्ड। भैया ये सोडियम है, ये भाई साहब सीजियम है, ये मरकरी है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या था? सोना। सोना में सबसे ज़्यादा मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, मतलब इसको पीट पीट के चादर के रूप में भी बना सकते हैं, बहुत पतली फॉइल, और पीट पीट के लंबा तार भी बना सकते हैं। तो दोनों गुण हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा ये भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा, इसका भी आंसर यही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी पर कार्बन का प्रतिशत बचपन से पढ़ाया गया बेटा 0.025%। कितना? 0.025%। तो अर्थ क्रस्ट पर अगर कार्बन का परसेंटेज पूछे ये लिख के आना है, सिंपल सी चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है लेकिन चमकदार है? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है लेकिन वो भैया ब्राइट है, यानी कि चमकदार है? अब बताइए ऐसी कौन सी अधातु थी? धातुओं में तो देखो सारी चमकदार होती हैं। अधातु की मैं बात करूं, कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकदार है? आयोडीन। रट लो, ये क्या है मेरे भाई? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। सही है। अच्छा इसकी जो हिंदी है बेटा ये थोड़ी सी गलत है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश से देखो। कार्बन बेटा चमकदार नहीं होता, सिलिकॉन भी नहीं होता,
जर्मेनियम नहीं होता, बचा क्या था? आयोडीन। और सही बात, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो मेटालॉइड भी हैं, ये नॉन मेटल भी नहीं है, तो इनको तो वैसे ही हटा दो। ये नॉन मेटल और ये नॉन मेटल था, तो आयोडीन चमकदार भी होता है और अधातु भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो लार ग्रंथियों में अगर पूछता कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको बताना था पैरोटिड, लेकिन ऑप्शन में तो शरीर की पूछा गया है, लार की तो थोड़ी पूछा गया है। अगर लार में पूछता तो आपको पैरोटिड ही लगाना था। सर थायराइड जो होती है ना, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हिंदी में बोला जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछते तो अपने को थायराइड लगाना था, लेकिन यहाँ तो शरीर की पूछा है ना, तो शरीर की तो भैया कौन है? लीवर। लीवर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साहब। लीवर का आकार पूछे ट्रायंगल शेप का होता है, लीवर का वजन पूछे लगभग 1.5 से लेकर 1.7 kg, लगभग 1.5 किलो से 1.25 किलो तक का लीवर होता है पर आदमी का, मतलब एक आदमी के अंदर जो लीवर है उसका वेट इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, विटामिन स्टोरेज का भी काम करता है। हमारे बॉडी में जो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन के रूप में, ये भी लीवर के पास ही पड़ा है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा। लीवर आपके बॉडी में अमोनिया से यूरिया भी बनाता है, तो यूरिया बॉडी में अगर पूछे तो कहाँ बनता है भैया? यहाँ। इसकी लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो दोबारा से बन सकता है, तो इसकी जो सेल होती है ना, हेपेटोसाइट्स, ये बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं, बार बार बनने की क्षमता इनके अंदर ज़्यादा होती है। भैया बहुत सारी चीज़ें। आमाशय की बात करें, पेट की बात करें, जी आकार का लिख लेना बेटा, जी आकार का होता है पेट, सही है। 15 क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है बेटा? जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। देखो पेप्सिन तो होता है पेट में, स्टमक में, वो पेट में लार होती नहीं है, खत्म। ट्रिप्सिन छोटी आंत में होता नहीं है। टाइलिन बिल्कुल होता है। टाइलिन या इसी को सलाइब्री अमाइलेज बोला जाता है। यह क्या बोला जाता है? सलाइब्री अमाइलेज। सलाइब्री से नाम समझ में आओगे, वो सलाइवा में होता है। अच्छा ये काम क्या करेगा? जो भी आपने भोजन में स्टार्च खाया हुआ है, जो भी आपने भोजन में क्या खाया हुआ है? स्टार्च, ये किस में तोड़ देगा? डाइसैकेराइड में। किस में तोड़ देगा? डाइसैकेराइड में तोड़ देगा। कई लोग डाइसैकेराइड को माल्टोज भी लिख देते हैं, तो हो सकता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना भी लिखा हो। ये माउथ में ही होता है, इसीलिए बोला जाता है भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। किसका? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर है दोस्त? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन। सर कारपेंटर, जर्नलिस्ट, आर्किटेक्ट और जॉब, इन चारों में से आपको ना एक अलग छांटना है। देखो अलग छांटने का मतलब ये होता है कि बाकी 3 सेम होना चाहिए। देखो कारपेंटर, बढ़ई, पत्रकार और वास्तुकार, ये क्या है? एक जॉब के टाइप है। ये क्या है? एक उद्योग टाइप का है। और ये बेटा एक अलग से चीज़ है, ये एक अलग सी चीज़ है। देखो जॉब, जॉब मतलब कौन सी जॉब? पता नहीं। ये तो पर्टिकुलर एक क्या लिखी है? एक चीज़ लिखी हुई है ना, कि भाई मैं बढ़ई हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं वास्तुकार हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं जॉब करता हूँ, कहाँ करते हो? तो ये चीज़ एक अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाओ, मनामा है, टका है, लूसाका है, हरारे है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, मनामा एक कैपिटल है, लूसाका भी एक जाम्बिया की कैपिटल है, हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है। तो बचा क्या था? टका। टका एक पैसा है ना, बांग्लादेश में टका चलता है ना, क्या? तो वहाँ पर ये क्या है? एक करेंसी है। ये जो टका है ना बच्चे, ये क्या है? एक करेंसी है, एक पैसा का नाम है। और बाकी तीनों कैपिटल है किसी न किसी कंट्रीज़ की। तो अलग हो गया ना। आगे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो भैया नेवी SSR बारे एकदम कमर कसे रहो, इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं। सर एक बात बताओ मुझे, इसने बोला है कि पेन का कोड क्या है? PEN। पेन का कोड इसने लिखा है 11-22-13, 11-22-13। तो भैया हमको बताना किसका कोड था? 10, 6, 18 और 24 का कोड बताना था। 10, 6, 18, 24 और 16 इसका कोड। तो एक बात बताओ भैया, P की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? 16, P की होती है 5 और N की होती है बेटा 14। तो भैया इसमें कोई लॉजिक बना नहीं। अच्छा P का अपोजिट होता है K, K की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 11। E का अपोजिट होता है बच्चे V, V की प्लेस वैल्यू होती है 22। N का अपोजिट होता है M, M की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 13। कितनी होती है? 13। तो मतलब इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। तो सर इसकी प्लेस वैल्यू होती है J, इसकी होती है भैया F, इसकी होती है R, इसकी होती है X और इसकी होती है P। इनके अपोजिट लेटर लिख दो। J का अपोजिट होता है Q और सर P का अपोजिट होता है K। तो पहला और लास्ट लेटर निकाल लो, बीच से हमको क्या लेना देना है? सर पहला J, Q और लास्ट वाला K। तो Q और K ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। बताइए ठीक है? बाकी में तो नहीं था, बाकी में तो नहीं था ना। सिंपल सी चीज़, क्या था भाई इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड लैंग्वेज में पेन को क्या लिखा जाता है? हाँ ये फंस गए। देखो एक्चुअली में PEN, पेन,
पेन को क्या बोला गया है, 15, 17, 4, 6, 1, 3, 1, 5। अब आपको क्या बनाना है, कॉपी, COPY, कॉपी। देखो इस प्लेस वैल्यू इसकी होती है 16, इसकी 5 और इसकी बेटा 14। तो देखो 16 से एक पहले का लिखा है, एक 16 से बाद का लिखा है, एक 5 से पहले का, एक 5 से बाद का, एक 14 से पहले, एक 14 से बाद में। तो बेटा एक एक के ना दो कोड बनाए गए हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, इसकी होती है 15, इसकी होती है 16, इसकी होती है 25। सर इसका एक पहले वाला तो हो जाएगा 2, इसका लास्ट वाला हो जाएगा 4, तो 24 से स्टार्ट होगा। भैया 24 से स्टार्ट केवल एक ऑप्शन हो रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ आंसर मिले वहाँ से झोला चप्पड़ उठाओ और वहाँ से सीधे गायब हो जाओ। भैया सिंपल सा था। देखो पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 से एक पहले 15 और एक बाद का 17, 5, 5 से पहले 4, एक लास्ट का आपका 6, इस तरीके से बनाना था। तो देखो सी की प्लेस वैल्यू थी 3, 3 से पहले एक 2 और लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा 4। तो भैया 24 से ऑप्शन नंबर कौन सा, डी चाहिए। हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया, माइनस। डिवाइड बाय को क्या बोला गया, प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई बोला गया और प्लस को भैया मल्टीप्लाई बोला गया। एक मिनट नहीं सही है, ठीक है। प्लस को क्या बोला गया भैया, मल्टीप्लाई। तो अपन इधर लिख लेते हैं ना, मल्टीप्लाई को बोला गया मेरे दोस्त माइनस। सर डिवाइड बाय को बोला गया भाई साहब प्लस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब होता है भैया डिवाइड बाय, और बच्चे प्लस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। हो गए ना। चलो इसको अपन क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। 125, फिर 25, फिर 4, फिर आ जाओ 25, फिर 4, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर बराबर कितनी वैल्यू आ जाए बेटा, माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस की जगह रख लो डिवाइड बाय, तो हमने रख दिया डिवाइड बाय। सर इधर डिवाइड बाय की जगह क्या रखना है, डिवाइड बाय की जगह रखना है प्लस, तो मैंने प्लस रख दिया। सर इधर प्लस है तो प्लस की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई रख लिया। साहब यहाँ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस रख लिया। अच्छा फिर से प्लस है तो भैया प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था इंटू रख लिया। अब इसको बोर्ड मास को भैया क्या कर दो, खत्म करो। अब बोर्ड मास कैलकुलेशन तो आता होगा, बोलो हाँ जी गुरुजी आता है। 25 पंचे 125 कितनी बार गया बेटा, 5 बार। फिर अपन पहले डिवाइड बाय को खत्म करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। सर फिर इधर आ जाओ, ये प्लस, अब 25 चौके हो जाएगा बच्चे 100 इंटू 4 10 से 40, यानी कि 40 हो जाएंगे। अच्छा 100 और 5 हो जाएगा 105। 105 में से बेटा कितने घटा दो, 40, कितने बचेंगे 65। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी सर, कितने ऑप्शन में, 65। कैलकुलेशन है, सिंपल सी चीज़ें कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सेम ही कहानी है, ए की जगह प्लस लगाना है, बी की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, सी की जगह माइनस लगाना है और डी की जगह डिवाइड बाय लगाना है। सॉल्व कर दो भैया इसको, आ जाओ कर लेते हैं भैया। क्या लिखा है, 90 लिखा है, बिल्कुल गुरुजी। सी की जगह क्या लिखाना है, सी की जगह माइनस लिखना है, बिल्कुल 20 लिखना है। 20 की जगह, बी की जगह क्या लिखना है, इंटू। साहब 1 लिखना है, ए की जगह लिखना है प्लस, तो मैंने प्लस लिख लिया। 36 और डी की जगह डिवाइड बाय तो हो जाएगा 2। चलो भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले डिवाइड खत्म करो 18, सर ये प्लस, फिर मल्टीप्लाई खत्म करो 20 से कम 20, माइनस के 90। अब सुनिएगा बेटा, ये प्लस की वैल्यू ये प्लस की, तो प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस को घटा देना है। 90 और 18 कितने हो गए, 100, 108 हो गए बेटा। 108 में से 20 घटा दो, कितने बचेंगे, 20 कितने बचेंगे, तो भैया 88 बचेंगे। कितना बचेंगे, 88 बचेंगे। क्लियर है। अब बताइए कहाँ दिक्कत है यार, अगर आप अब भी नहीं कर पाओगे तो भैया फिर मुश्किल है। फिर तो भैया ये मान के चलो कि आपकी कमजोरी है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे आ जाओ। इधर बोला गया स्टडी करने से हमें नॉलेज मिलता है, तो बताओ वर्क करने से हमें क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर एक्सपीरियंस, सर सर्विस, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग तो नहीं मिलता बेटा, सर्विस बिल्कुल नहीं मिलती, एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे फोर्स डिफेंस एकेडमी में लगभग 11 जनवरी 2020 को मैंने ज्वाइन किया था, लगभग 5 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं। 11 जनवरी को 5 साल कंप्लीट हो गए थे। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे भैया यहाँ पढ़ाते पढ़ाते काम करते करते मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, डिफेंस सेक्टर का बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, पढ़ाने के तरीके का एक्सपीरियंस मिला। तो वही चीज़ है ना कि स्टडीज करने से हमें नॉलेज मिलता है, वर्क करने से मुझे क्या, एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ। सेफ का मतलब होता है सिक्योर, ये सिनोनिम्स है। तो प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है बेटा गार्ड, प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है गार्ड करना, ठीक है। लॉक, निश्योर और भैया ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये सिनोनिम्स लिखे हैं। सेफ का सिक्योर, तो प्रोटेक्ट का गार्ड हो जाएगा। 24 वाला नॉन वर्बल क्वेश्चन ध्यान से करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। अगर आप देखोगे, देखो मैं ध्यान से सुनना।
पहले मैं इसकी बात करूं, ये वाला, ये एक वाला जो भरा हुआ गोला है बेटा, ये इस वाले में है, फिर आगे आगे वाले में चला गया, मतलब इस तरीके से घूम रहा है ऐसे घड़ी वाले में, फिर इधर चला जाएगा तो देखो इधर आ गया, फिर इधर से बेटा इधर, मतलब ये भरा हुआ एक गोला इधर चाहिए और भरा हुआ इधर एक है नहीं सर, इधर है, इधर है, इधर है, बिल्कुल 3 है। अब एक काम करो, इस खाली वाले को करो, खाली वाला देखो इधर आ गया, हाँ जी सर, इधर से फिर इधर आ गया, हाँ जी सर, इधर से इधर आ गया, तो भैया इधर से इधर चाहिए तो खाली वाला इधर चाहिए, अब खाली वाला इधर है नहीं, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अरे बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। सही है, क्लियर है। चलिए अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, चलिए बताइए इसका आंसर। देखो इन दोनों के बीच में एंगल थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर 2 एंगल और बड़ा, अब की बार एंगल और बड़ा, तो बेटा अब की बार एंगल और बड़ा चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता बेटा, ये एंगल इस साइड है, ये एंगल इस साइड है, देखो यहीं बचा, फिर हमारी मजबूरी आंसर किसको लगाना? ऑप्शन नंबर बी को लगाना। चलिए बताइए, तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेवी एसएसआर के लिए दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए दे रहे हो, चाहे आर्मी दे रहे हो, ये इस तरीके से ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर लगता हो कि यूज़फुल है मेरे भाई, तो एक मेहनत के लिए केवल और केवल एक लाइक और एक शेयर मांगते हैं आपसे। अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस इस वीडियो को लगा लिया करो, जो इधर उधर बच्चे भटक रहे हैं उनको प्रॉपर देखो, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं बेटा, जी के जीएस के चल ही रहे हैं, साइंस के प्रैक्टिस सेट ये शुरू आपके हो गए हैं। तो ये आपका क्लास नंबर सेकंड थी, और अगर अच्छी लगी तो भैया शेयर जरूर करना है, मैंने पहले भी बोला है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।